टॉपिक यस सप्लाई एनालिसिस। वेरी गुड, ठीक है, चलो ठीक है, सप्लाई एनालिसिस। इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। दूसरा जो चैप्टर है उसके अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया। लेट मी क्लियर। थर्ड टॉपिक जो है डिमांड, जो मैंने पढ़ाया तुम लोग, उसके अंदर मार्शल ने थ्योरी बताया था, राइट। डिमांड टॉपिक के अंदर मार्शल ने थ्योरी बताया था, लेकिन थ्योरी किससे रिलेटेड था? कंज्यूमर। किसका बिहेवियर एक्सप्लेन किया है? कंज्यूमर। तो मार्शल ने तीसरे चैप्टर के अंदर कंज्यूमर का बिहेवियर एक्सप्लेन किया है। तो मार्शल के हिसाब से कंज्यूमर का रिएक्शन कैसे होता है? जब किसी भी चीज की प्राइस ज्यादा होती है तब कंज्यूमर मार्केट में उसकी डिमांड कम, और जब किसी भी चीज की प्राइस जब कम होती है तो कंज्यूमर मार्केट में उस चीज की डिमांड। तो मार्शल ने ये बताया डिमांड टॉपिक के अंदर प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स। जब प्राइस ज्यादा होती है तो कंज्यूमर कम डिमांड करता है, और जब किसी चीज की कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर ज्यादा। तो हु इज मार्शल? मार्शल एक इकोनॉमिक्स है इन द ईयर 1890। उसने अपने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, जैसे कि एक बुक का नाम आपको मालूम है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सारी थ्योरीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टॉपिक में आने वाली है, ये सारी थ्योरी ही हैज टेकन फ्रॉम हिज ओन बुक व्हिच इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ। इसने ये थ्योरी अपनी ही बुक से निकाला। ओके फाइन। सो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अब सप्लाई टॉपिक के अंदर उसका थ्योरी एक्सप्लेन किया है प्रोड्यूसर। किसका? यू कैन से सेलर आल्सो। जैसे डिमांड टॉपिक के अंदर उसने किसका बिहेवियर एक्सप्लेन किया है? सप्लाई टॉपिक के अंदर किसका बिहेवियर एक्सप्लेन किया है? सेलर। तो सेलर का बिहेवियर क्या बोलता है? जब किसी चीज की प्राइस ज्यादा होती है तो सेलर क्या करता है? ज्यादा सप्लाई करता है या कम सप्लाई करता है? ऑफ कोर्स अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इफ आई एम अ सेलर, इफ आई गेट हायर प्राइसेस देन आई विल सेल मोर। मुझे अगर ज्यादा दाम मिलता रहेगा तो मैं ज्यादा सेल करेगा, मुझे कम दाम मिलता रहेगा तो मैं कम सेल करेगा। मैं करेक्ट और नॉट? रोड पे जो अभी सामान बेचते हैं उनको आप 50 रुपए की चीज 10 रुपए में मांगोगे, कम प्राइस में मांगोगे, तो सेल करेंगे? यस और नो? तो इसका मतलब ये दोनों चैप्टर के अंदर दो थ्योरी है, दो लोगों का बिहेवियर है। एक टॉपिक के अंदर हम लोग ने देखा कंज्यूमर का बिहेवियर, और अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं सेलर का बिहेवियर। तो सेलर का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल, ही सेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी हायर, सप्लाई फॉर कमोडिटी इज आल्सो मोर, ज्यादा, and when the price of commodity lower, supply for commodity is less. जब ज्यादा प्राइस मिलती है तो सब सेलर ज्यादा सेल करते हैं, जब कम प्राइस मिलती है तो सेलर कम सेल करता है। ये है बिहेवियर सेलर का। ये हम लोग को कौन से टॉपिक में पढ़ा है? जो करंट हम लोग चल रहा है सप्लाई एनालिसिस, इसके अंदर किसका बिहेवियर एक्सप्लेन किया है? सेलर का बिहेवियर एक्सप्लेन किया है। तो व्हाट इज द सेलर का बिहेवियर? इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। दिख रहे ना, प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, अपोजिट है। यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। यहाँ पे कैसे हो रहा है? प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई गिर रहा है। इसका मतलब ये अपोजिट है और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर? थोड़ा और आगे बढ़ते। लास्ट लेक्चर में पूरा रिवाइज हो गया था, लास्ट लेक्चर में रिवाइज हो गया था, बट अंडर दिस टॉपिक एक वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। बाकी है पढ़ाना ये टॉपिक के अंदर, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाना बाकी है। तो शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन अगर आज खत्म हो जाता है तो ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा, राइट। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन इज नेग्लिजेंट। शायद कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन रहेंगे वो आते नहीं है, और या फिर डिडक्शन में चले जाएंगे ये सब, ठीक है। तो जो आएगा वही मैं पढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शन
ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब एक पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सेप्शन क्या होता है, देन आई विल स्टार्ट। ओके, पेज नंबर बताएगा कोई? 40 48 ओनली 40। डिटरमिनेंट नहीं है वो, तो मैं ऐसी और अजम्पशन हुआ ना, दैट इज ओनली डिटरमिनेंट है, वही डिटरमिनेंट सब पॉइंट देते हैं, वही डिटरमिनेंट है। चलो थोड़ा प्रूफ कर दे, इसके अंदर मुझे लगता है सिर्फ 5 ही पॉइंट दिए, देयर आर ओनली 5 पॉइंट्स आर देयर। बट पहले ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में क्या है मालूम है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इसमें मैं पढ़ाऊंगा आंसर बाद में, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, राइट? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा वापस पीछे जाऊंगा थ्योरी के ऊपर। मुझे मालूम है, मुझे सर ने या फिर अल्फ्रेड मार्शल ये बताया था, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या एक्सप्लेन किया है, कौन सा थ्योरी एक्सप्लेन किया है? सप्लाई। सप्लाई मतलब किसका बिहेवियर है? यस और नो? जितना हम लोग को पता है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, राइट? अगर एक सप्लाई का मतलब सेलर का बिहेवियर क्या बोलते हैं, व्हाट सेलर डू जनरली, जब उसको प्राइस ज्यादा मिलती है, बराबर ना, व्हेन प्राइस विल गेट मोर सो ही विल सप्लाई मोर, राइट? ये सप्लाई भी क्या करेगा? करेक्ट है ना? और बोलो बेटा, अगर प्राइस कम मिलती रहेगी तो सेलर क्या करेगा? ज्यादा। ये थ्योरी हम लोग को मार्शल ने सिखाया है, लेकिन ये थ्योरी कौन से साल में बनाया था? अब कौन सा चल रहा है? ये है मार्शल। अरे 2020 पता ही नहीं चल रहा, हम चला गए हम घर पे हम तो उधर ही अटके हुए 21 आ गया, बाहर निकले ही नहीं ना। ना ये था मार्शल और ये है मैं हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो मार्शल ने थ्योरी बताए थे ना, जब प्राइस ज्यादा होता है तो सेलर ज्यादा सेल करता है, जब प्राइस कम होता है तो सेलर कम सेल करता है। आई सेड दैट दिस थ्योरी इज रॉन्ग। मैं बोला ये थे आपके हिसाब से तो सही है, मतलब अभी तो सही जा रहा है, बैलेंस जा रहा है, क्योंकि सर कॉमन सेंस है, अगर सेलर को ज्यादा दाम मिलता रहेगा तो सर ज्यादा सेल करेगा, कम दाम मिलेगा तो कम सेल करेगा। सर बराबर बोल रहे हैं, मार्शल करेक्ट है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये थ्योरी गलत है। तो आप, मैं बोल रहा हूं तो आपको मुझे प्रूफ नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, यस और नो? आई हैव टू प्रूव दैट इफ दिस थ्योरी इज रॉन्ग, so I'm going to prove now that is only called exception of law of supply। समझ में आया? उसी क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ। बट ऐसे कौन से पॉइंट है जो सप्लाई के अंदर कंसीडर नहीं होते, जो थ्योरी को एप्लीकेबल नहीं करते? सो मैं एक एग्जांपल के लिए एक पॉइंट बताता हूं। पहला, अर्जेंट नीड ऑफ कैश। एग्जांपल अगेन, ये सेलर है, दिस इज द सेलर। अकॉर्डिंग टू यू पीपल, सेलर विल बी सप्लाई मोर, राइट? जब ज्यादा प्राइस मिलेगी तब सेलर ज्यादा सेल करेगा, ऐसा आप लोग बोल रहे हो ना, बराबर? मैं बोला ये थ्योरी गलत है मार्शल का। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं, देखो नाउ इन दिस केस ये पॉइंट क्या लिखा है? अर्जेंट नीड ऑफ कैश। मैं सेलर हूं, आई एम अ सेलर। मैं यहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट्स, मोबाइल, हमें कोई भी आइटम बेचता हूँ, आई एम सेलिंग एनी आइटम। अब मेरे को घर से फोन आया, सवेरे में निकला, जैसे आज 8:30 बजे लेक्चर, 8:30 बजे निकला सामान बेचने के लिए, 2-3 घंटा सामान बेचा, 11 साढ़े 11 बजे मम्मी का फोन आया, बोला बेटा तूने ये महीने में घर के लिए पैसा नहीं दिया, राशन लाना है, तो आते समय पैसा लेके आना। तो ना, पैसा लेके जाना है घर पे, पैसा लेके जाना है घर पे, तो मैं क्या करेगा? ज्यादा प्राइस आने का वेट करेगा या जो मिलता है उसमें बेचने का कोशिश करेगा? बिकॉज मुझे क्या है? अर्जेंट नीड ऑफ कैश, सो आई विल नॉट वेट फॉर, आई विल गेट मोर प्राइजेस। इन दिस सिचुएशन आई हैव टू सेल एट एनी प्राइसेस, बराबर है ना? क्यों? बिकॉज आई नीड कैश, मुझे पैसा चाहिए, आई नीड अ कैश, सो आई विल नॉट वेट फॉर हायर प्राइजेस, आई विल सेल एट हाउएवर प्राइसेस, बराबर है ना? यही सिचुएशन कहती है ना, रियलिटी यही है ना।
सेलर क्या करेगा, जो दाम अभी ये लोग पूरा दिन भर सामान बेचते हैं, इनको पैसे की जरूरत है अभी लॉकडाउन में, तो वो लोग ये नहीं सोचते कि मुझे 10 का 20 रुपया मिलेगा, 20 का 30 रुपया मिलेगा, 30 का 40 मिलेगा, तब मैं ये बेचेगा। अब क्या हो रहा है, क्योंकि 10 से लेके 2 बजे तक की बेच, 8 से लेके 2 बजे तक बेच, जो मिलता है वो बेच, जो प्राइस में मिलता है वो बेच। रीजन, तो सेलर विल नॉट सेल हायर एट अ हायर प्राइस, seller will supply at more at lower prices also, but in which case when he need a urgent cash। बराबर है कि नहीं, प्रूफ हुआ कि नहीं, सप्लाई का थ्योरी गलत हो गया। कौन सी सिचुएशन में, जब सेलर को पैसे की जरूरत होती है तब सेलर ज्यादा प्राइस का वेट नहीं करता, कम दाम में सेल कर देता है। हो गया ना पॉइंट गलत, मैंने बोला था मैं पॉइंट को प्रूफ करके दिखाऊंगा। हो गया, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो अंडर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में पहला पॉइंट कौन सा आया, अर्जेंट नीड ऑफ कैश। अंडरस्टूड, क्लियर, सिंपल था एकदम। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ना इसको मैं इस तरह से क्यों स्टोरी में पढ़ाता हूं मालूम है क्या, बिकॉज इसको थियोरेटिकली पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, आप बोरिंग लगेगा, राइट। अपने पॉइंट्स पे हो जा रहे हैं, अपने को पता भी नहीं चल रहा है, राइट। दूसरा पॉइंट बताता हूं, पेरिशेबल गुड्स। Now, the first of all, I have to explain what does it mean by the perishable goods. The perishable goods means are those goods which are using for a necessary items, like a regular basis पे, day to day basis पे जो goods हम लोग use कर रहे हैं, that all goods call up perishable goods. Example, milk, fruits, vegetable, fish, etc. etc. Yes or no? दूध, अपना जो फ्रूट्स हम लोग, सब्जी, वेजिटेबल्स, ये सारे कौन से गुड्स है, पेरिशेबल, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। और आर दोस गुड्स कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स। पहले समझ में आया पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या होता है। सो दिस सिचुएशन, मतलब ये जो थ्योरी है ना, दिस विल बी नॉट अप्लाई फॉर अ पेरिशेबल गुड्स। मार्शल का जो थ्योरी है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द पेरिशेबल गुड्स। सर एग्जाम प्रूफ करो। तो पेरिशेबल गुड्स आर, जैसे एग्जांपल बताया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, fish, milk, etc., etc. So now, example again. I'm a seller. मैं यहाँ पर वेजिटेबल बेचता हूँ, कोई भी वेजिटेबल ले लो, एनी वेजिटेबल, एनी वेज, पालक ले लो, सब्जी ले लो, मेथी ले लो, व्हाटएवर, राइट। यहाँ पर सवेरे में लेके आया वो सब्जी बेचने के लिए। थ्रू आउट द डे मैं यहाँ पर सब्जी बेचने के लिए मार्केट से कुछ सामान लेके आया, सो जो भी है आइटम लेके आया, यूनिट्स बेचने के लिए, आई एम गोइंग टू सेल नाउ। सो नाउ अगर इफ आई डोंट अनएबल टू सेल इन एंटायर डे, मैं अगर वो जितना भी क्वांटिटी मैंने बेचने के लिए लाया है, अगर मैं पूरा दिन में अगर नहीं बेच पाया, तो नेक्स्ट डे पे क्या हो जाएगा वो, एम आई करेक्ट और नॉट। तो मैं क्या करेगा, सेलर विल नॉट वेट फॉर हायर प्राइसेस, सेलर विल सेल पेरिशेबल गुड एट अ लोअर प्राइसेस। रीजन, पेरिशेबल गुड्स विल बी नेक्स्ट डे पे क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सेलर विल नॉट वेट फॉर अ मोर प्राइसेस, क्योंकि ये कौन से गुड्स में सेल कर रहा हूं, पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स अगर मैं इसको स्टोर करके रखेगा, तो नेक्स्ट डे पे ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये मैं करेक्ट और नॉट। तो सेलर विल नॉट वेट फॉर अ हायर प्राइसेस, ही विल सप्लाई मोर एट अ लोअर प्राइसेस। प्रूफ हो गया फिर। In the situation of perishable goods, seller will not sell more at a low higher price, he will supply the goods at a लोअर प्राइस। क्योंकि अगर मैं स्टोर करके रखेगा तो ये रुकेगा नहीं, खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट। So understood? So again, this theory is not applicable to the perishable goods, right? कितने पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट हो गए ना। पॉइंट नंबर 3, रेयर गुड्स लिखा है ना नीचे, रेयर गुड्स। अच्छा पहले रेयर गुड्स का मतलब क्या होता है, चलो रेयर गुड्स मतलब क्या होता है, टेल मी। आपको पहला पॉइंट समझ में आया, सर सेलर को जब पैसे की जरूरत होती है तो सेलर वेट नहीं करता कि वो ज्यादा प्राइस मिलेगा तो ज्यादा सप्लाई करेगा, ही विल सेल एट मोर एट अ लोअर प्राइसेस आल्सो, बिकॉज ही नीड अ अर्जेंट कैश। दूसरा था पेरिशेबल गुड्स,
So this theory is not applicable to the perishable goods. The perishable goods are example, etc. कौन से fruit, vegetable, fruits, milk, fish, etc. etc. You can consider any example. So this theory again is not applicable to the perishable goods because seller will sell more at a lower price. Next, rare goods. So first of all, again this theory is not applicable to the rare goods. So example of rare goods. Rare goods example. रेयर गुड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे गुड्स जो बहुत कम अवेलेबल है, ऐसे चीजों को रेयर गुड्स बोलते हैं। रेयर मतलब बहुत ही कम अवेलेबल है, जैसे कि एग्जांपल एक पेंटिंग ले सकते हो, ओल्ड कॉइन्स, यस और नो। अभी मैं तुम लोग 2021 में बोल रहे हो ना तुम लोगों, इफ आई सेड दैट कि 2050 में जो कॉइन चल रहा था वो आपके पास, अगर मम्मी के पास, पापा के पास एक हाथ कॉइन पड़ा रहेगा घर पे, जैसे मेरे घर पे मैं मालूम है 1984 में हम लोग के पास ना 2 आना 5 आना हुआ करता था। आपको भी वो मालूम ही नहीं आना मतलब क्या होता है, आपको डायरेक्टली 1 रुपया मालूम है। तो 1 रुपए का हाफ कितना, 50 पैसा, 50 पैसे का हाफ कितना, 25 पैसा। आपने देखा है 25 पैसा? देखा है। तो वैसे ही जब आपने 25 पैसा देखा है ना, वैसे मैंने 5 पैसा देखा है। समझ में आया? 1 पैसा देखा है, 2 पैसा देखा है, लेकिन कॉइन्स है आपके पास? एक हाथ किसी के पास रहेगा, बट वो रेयर हो गया ना, सबके पास नहीं है। देखो सबके पास नहीं है, किसी एक हाथ दुखने के पास है, राइट? सो इट्स बिकम अ रेयर गुड्स। सो नाउ पॉइंट इज दैट, पॉइंट क्या था, पेंटिंग, रेयर गुड्स, इनका जो सप्लाई है ना, इट्स नेवर इंक्रीज और नेवर डिक्रीज। इनका सप्लाई जो रहता है ना स्टैग्नेंट होता है, प्राइस बढ़ेगी या घटेगी इनका सप्लाई के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके मार्केट में ये जो एंटिक्स, एंटिक्स और एक ले लो, एंटिक्स मतलब मालूम है ना, एंटिक्स का मतलब होता है जो स्टैचू, स्टैचू, कोई भी एक स्टैचू जो यूनिक है, कोई किसी के घर पे जा रहे, कहां से लाया, अमेरिका से लाया, मतलब कह रहा है नाला सपारा से लेके पॉइंट अंडरस्टूड। सो ऐसी जो चीजें रहती है ना दुनिया में कम अवेलेबल होती है, इनका सप्लाई कभी बढ़ता नहीं है, इनका सप्लाई कभी घटेगा, बिकॉज वो रेयर अवेलेबल है। So seller will be not supply more at higher prices because एक ही तो है पूरे दुनिया में। अभी जैसे मोनालिसा का पेंटिंग सुना तो है रहेगा, इसलिए वही एग्जांपल देता, पेंटिंग का हुआ। अभी मोनालिसा का पेंटिंग मार्केट में तो 50 तो अवेलेबल है, अरे सर फोटो निकाल के जेरॉक्स कॉपी निकालो, ऐसे नहीं होता, एक ही है ना, पूरी दुनिया में एक ही पेंटिंग है, तो उसका सप्लाई बढ़ते रहेगा, कैसे बढ़ेगा, पूरी एक ही पेंटिंग है सर, पूरे दुनिया में वर्ल्ड में सिर्फ आई थिंक एक ही पेंटिंग है। तो ऐसे जो रेयर गुड्स होते हैं उनका सप्लाई कभी बढ़ता भी नहीं है, कभी घटता भी नहीं है। प्राइस, सेलर विल नॉट सेल मोर एट अ हायर प्राइस और सेलर विल नॉट सेल एट अ लोअर प्राइस। रीजन, these goods are rare available in the market, so supply cannot increase, supply cannot decrease। क्लियर हो गया रेयर गुड्स? नाउ स्टार्टिंग वाला पॉइंट लेते थोड़ा सा, लेबर सप्लाई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर सप्लाई इसलिए थोड़ा वेट करके लिया, लेबर सप्लाई को प्रूफ करना पड़ेगा पहले। पॉइंट टेबल बनाना, फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम क्या है, बेच रेट पर नंबर ऑफ आवर्स ना, पर डे, लास्ट वाला टोटल, करेक्ट।
चलो ये थ्योरी क्या है? Now labor supply, this theory also is not applicable to law of supply. As you said that सेलर क्या करता है, आपके हिसाब से और मार्शल के हिसाब से सेलर क्या करता है, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सेल करता है, राइट, और कम प्राइस पे अकॉर्डिंग टू द मार्शल, राइट. बट अगेन दिस थ्योरी लेबर सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल टू लॉ ऑफ सप्लाई. अगेन सब प्रूफ करो. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूफ, राइट. आई नीड वन पर्सन. चलो एक इंसान ले लेते, कोई जेन्युइन. ओके, आप थोड़ा सा मेरे को आंसर करना, थोड़ा लाउडली बोलना ताकि पीछे लोगों को समझ में आ जाए, राइट. और नाउ दिस इज द लेबर. एल नाम देता हूं आपको क्योंकि लेबर चल रहा है ना. लेबर ये मेरे पास जॉब करता है, राइट. मेरे पास जॉब करता है. आई एम सप्लाइंग लेबर. नाउ लेट्स सी. नाउ इसको मैंने ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. नाउ ही इज लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर जॉब. नाउ ही इज कम टू मी. ये आया मेरे पास, सर मुझे नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए. तो बोला ओके भाई ज्वाइन कर ले, कब कल से. सुना, आई सेड दैट उसको बोलो क्या है, किसी को तो उसने अनम्यूट किया. बोलो बुलाओ तो. किसी को अनम्यूट किया आप लोग ने, आवाज आ रहा है. समवन हैज अनम्यूटेड, मतलब कि कोई तो अनम्यूट हुआ है, तो आप वापस सबको म्यूट करो. साउथ इंडियन यार आज बोलेंगे. ओके पढ़ाओ साउथ इंडियन से. तो फिर ऐसे घर पे चला जाए. तो पॉइंट क्या था, मैंने इसको सैलरी ऑफर किया. आई सेड दैट बेटा आई विल गिव यू 100 रुपीज फॉर 1 आवर. तब आप कितने घंटा काम करोगे? ये छोड़ दो, ये छोड़ दो. मैं इधर से नया लिख रहा हूँ. मैंने बोला तुझे 1 घंटे का मैं 100 रुपया देगा. तो नाउ हाउ मेनी आवर्स यू लाइक टू वर्क. अभी तू जितना काम करेगा उतना तो कमाएगा, बराबर है कि नहीं. मैंने सिंपल बात दिया. मैंने तुम लोग को बोला भाई मैं 1 घंटे का तुम लोग को 100 रुपया देगा. नाउ यू टेल मी दैट हाउ मेनी आवर्स यू लाइक टू वर्क. 10 घंटा करेगा ले भाई 1000 का नोट लेके. करेक्ट है. सुना, मैं थोड़ा इसका काम देख के मैं खुश हो गया. नाउ आई वांट टू इंक्रीज इस पर डे का वेज रेट. ये वेज रेट है ना, मैं इसका वेज रेट बढ़ाएगा. अभी मैंने बोला भाई मैं तेरे को 200 रुपए 1 घंटे का देगा. अब तू बता तू कितना घंटा काम करेगा. क्यों बढ़ाएगा ना. लोग ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पगार मिलेगा. तो यू हैव टू वर्क मोर ना. आलसी है साला. आलसी लोगों को मैंने एग्जांपल दिया. नॉर्मली क्या करेंगे बोलो, अगर इफ आई गिव मोर वेज रेट तो यू विल वर्क मोर. कितना घंटा? 12 घंटा. अज्यूम करते थोड़ा आगे चलते, बाद में पीछे भी वापस से आएंगे. तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपया. ये फैक्ट है. इफ आई गेट मोर आई विल वर्क मोर. बराबर, ये तो फैक्ट ही है. बराबर है ना. तो यहाँ पर अपने देखो वेज रेट बढ़ रहा है. नंबर ऑफ आवर मतलब नंबर ऑफ सप्लाई आवर्स का सप्लाई है ना. ये दिस इज सप्लाई. Supply of hours is increased, right? This is a human tendency. If I get more, I will supply of hours is increased. यहाँ पे supply of hours increase हो गया क्योंकि वेज रेट बढ़ गया. मतलब मार्शल का थ्योरी अभी भी करेक्ट है. At this point मार्शल का थ्योरी करेक्ट है. वेज रेट बढ़ रहा है, सप्लाई ऑफ आवर्स बढ़ रहा है. और थोड़ा बढ़ाएंगे एक थ्योरी. मैं 300 रुपया 1 घंटे का दे रहा है. आप कितना घंटा काम करेगा? 14. 14 hours. So how much you earn? 4,200 per day. अभी भी सही जा रहा है मार्शल का थ्योरी. थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, उसके बाद पीछे जाएंगे. 100 का 200, 200 का 300. वेज रेट इंक्रीज, वेज रेट इंक्रीज, सप्लाई ऑफ आवर्स इंक्रीज. डायरेक्ट रिलेशन, मार्शल करेक्ट.
पर और एक स्टेप ले लेते हैं, उसके बाद पीछे। अब आई एम गिविंग यू 400 रुपीज पर आवर, तो हाउ मेनी आवर्स यू लाइक टू वर्क नाउ? यू वांट टू अर्न अ मनी, आप में बहुत ग्रीड है पैसा कमाने का, मेहनत करने का, हार्डवर्क करने का। मैं आपको 16 घंटा कितना हो गया? 6400 बराबर। कैसे चलते बोलते बोल घर पे क्यों जाने का? सो एम आई करेक्ट नाउ? एज ऑफ नाउ अब ये अपना स्टैग्नेंट आ गया। ये तो प्रूफ इसलिए समझाने के लिए एग्जांपल जानबूझ के लिए। सो यू कैन सी दैट वेज रेट इंक्रीज। वेज रेट में दे रहा हूं ना, पहले 1 घंटे का 100 रुपए ऑफर किया, तो ही इज रेडी टू वर्क 10 आवर्स। उसके बाद मैंने वेज रेट बढ़ा दिया, ही रेडी टू सप्लाई हाउ मेनी आवर्स? 12 आवर्स। सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज, वेज रेट इंक्रीज, लेबर सप्लाई इंक्रीज। 300 किया वेज रेट इंक्रीज, नंबर ऑफ सप्लाई इंक्रीज। 400 किया वेज रेट इंक्रीज, लेबर सप्लाई इंक्रीज। अब I am ready to give you 500 rupees per hour. So now, after all, he is human now. अब तो अपना पॉइंट टर्न मारेगा, yes or no? पॉइंट करेक्ट है ना अभी? Because after reaching some point, people are become a leisure. एक इंसान एक लेवल के बाद he is become a leisure. Leisure का मतलब क्या होता है? The word leisure is very important because textbook में वही word यूज किया हुआ है. So you should know that leisure मतलब क्या होता है? लेजियर का मतलब होता है थोड़ा सा रिलैक्स मोमेंट पे चले जाएगा, और इट्स अ फैक्ट, राइट? इट इज अ फैक्ट बिकॉज नाउ ही इज रेटिंग 500 रुपीज पर आवर, सो ही इज नॉट, मतलब 24 घंटे ही होते हैं सब दिन में, ही कैन नॉट वर्क 18 आवर्स राइट हियर, सो ही इज रेडी टू वर्क नाउ 12 आवर्स, या फिर यू कैन से दैट 14 आवर्स। सो इसका मतलब वेज रेट स्टिल इंक्रीज, still increase, wage rate is still increase, but labor supply decrease. आ गया पॉइंट? बराबर हो गया ना? Again this point labor supply is not applicable to law of supply because after certain point people and labor is become a leisure to their life. That's why wage rate still increasing but labor supply decreasing. Point is good now. Point is बराबर है ना? एक वक्त था वेज रेट इंक्रीज, लेबर सप्लाई इंक्रीज, एक वक्त था वेज रेट इंक्रीज, लेबर सप्लाई इंक्रीज, बट आफ्टर सर्टन पॉइंट वेज रेट इंक्रीज, लेबर सप्लाई डिक्रीज. व्हाई? रीजन बिकॉज लेबर इज बिकम अ लीजियर टू देयर लाइफ. ये आंसर है उसका, तो उतना काम नहीं कर सकता. So that's why this shows inverse relationship between each other. Wage rate बढ़ रहा है, labor supply घट रहा है, opposite relation हो गया. That's why this point labor supply is again exception to the law of supply. ये जो पूरा थ्योरी दिया था ना, समझ में आया पूरा? ये टेबल टेक्स्ट बुक में दिया ना, ये थोड़ा शॉर्टकट में दिया, आपको थोड़ा लॉन्ग कट में चला गया डिटेल में. अब इधर भी वही दिया, wage rate of per hours. When the labor receive wage rate of rupees per 100 rupees per hour, at the same time labor supply is 5 hours, and total amount he is receiving 500. Yes or no? Then wage rate is still increasing from 100 rupees to 200 rupees per hour. Labor supply is increased from 5 hours to 7 hours. Right? After certain point, now wage rate is still increasing, but number of hours decreases. It shows the indirect relationship between wage rate and labor supply. Why? Because after particular point, labor is becoming the leisure to their life. That's why wage rate increase, labor supply decrease. So this point again is not applicable to law of supply. अब इसको प्रूफ करेंगे, डायग्राम भी दे दें. डायग्राम बनाता हूं, इसका डायग्राम भी है, मैं डायग्राम बना के दिखा.
टेक्स्ट बुक में है ना, आपको समझना तो चाहिए डायग्राम। टेबल का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, थ्योरी भी एक्सप्लेन किया, टेबल आपके सामने है, टेबल को एक्सप्लेन किया। अब अपने को डायग्राम चाहिए, डायग्राम भी बना के दिखाता हूं, बराबर, करेक्ट है। चलो पहला लेते, ये है कौन सा एक्सिस, वाई, ये कौन सा एक्सिस, एक्स। अच्छा, अपन नाम देते, ये इसको कंसीडर करते हैं वाई एक्सिस, राइट, इसको कंसीडर करते हैं वाई एक्सिस, इसको कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस, चलेगा, ठीक है। तो ये अपना वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहा है, वेज रेट पर आवर, वेज रेट, एम आई करेक्ट। और एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा है, सप्लाई, लेबर सप्लाई लिखो चलेगा, करेक्ट, दिखा हुआ। अभी बोलो 100, 200, 300, बराबर, जीरो, जीरो को बाद में ना बोर्ड पे निकालने के लिए बुलाया जाता है। जितना बराबर बराबर बोल रहे ना, तो पता भी चल जाएगा कितना बराबर। तो 200, डिस्टेंस शुड बी परफेक्ट, नहीं तो फिर डायग्राम ना गलत हो जाएगा। काइंडली प्लीज नोट, ये जो देखो डिस्टेंस है ना, आप स्केल से निकालोगे ना, तो आप इंचेस में पकड़ना, दो इंच का ले लेना, 2 इंच इधर ले रहे ना, 2 इंच इधर भी लेने का, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है गर्ल्स को यहाँ पर 2 इंच लेते, यहाँ पे 1 इंच लेते हैं, तो फिर डायग्राम गलत हो जाएगा। सुना, ये अपना करेक्ट है, वेज रेट 100, 200, 300, नाउ 5 आवर्स, 7 आवर्स एंड 6 आवर्स, तो कितना ले ले, ये देखो, यहाँ से डायरेक्ट 5, डिस्टेंस है, डिस्टेंस से मैटर अलॉट, 6, 7, करेक्ट। मेरा थोड़ा 19-20 होगा बिकॉज मैं रफली बना रहा हूं, आपका अच्छे से आएगा बिकॉज यू आर यूजिंग स्केल। नाउ जब वेज रेट 100 रुपया था, तब लेबर सप्लाई कितना घंटे था, 5 आवर्स, राइट। So I think this diagram should be like this. Am I correct? जब वेज रेट 200 था, तब लेबर सप्लाई कितना था, चलो इसको 7 पर, ठीक है, करेक्ट है। थोड़ा नीट क्लीन आप निकालोगे तो और अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, अब वेज रेट कितना है, 300, लेबर सप्लाई ठीक है। अब ये डायग्राम देखो कैसा जाएगा, इसका कर्व, ये कर्व है, ये अपने को थोड़ा ऊपर चाहिए था इधर, और ठीक है। अब ये कर्व इधर आएगा, डायग्राम ऐसा गया, लेकिन ये अपवर्ड, आपको लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर अपने को जो स्लोप निकाल के दिखाएगा, वो अपवर्ड जा रहा था या डाउनवर्ड जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था ना, याद है ना, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, देखो इधर भी वही हो रहा है, प्राइस इंक्रीज मतलब वेज रेट इंक्रीज, लेबर सप्लाई इंक्रीज, सेकंड वाले पॉइंट पे भी वेज रेट इंक्रीज, लेबर सप्लाई इंक्रीज, अपवर्ड जा रहा है। लेकिन अपवर्ड कब तक जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जा रहा है। तीसरे पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये कर्व जो है ना, ये बेंड हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। रीजन, रीजन ये था, वेज रेट इंक्रीज, लेबर सप्लाई डिक्रीज, आफ्टर सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट wage rate still increasing but labor supply decreasing, that's why curve has bent toward to y axis, के जो कर्व था रेखा, ये ऊपर जानी चाहिए थी ना, लेकिन ऊपर जा रही है, क्या हो रही है, बेंड हो गई ना, बेंड मतलब समझ लो ना, बेंड मतलब टेढ़ा हो गया, ये देखो टेढ़ा दिख रहा है कि नहीं, कौन से टूवर्ड टू वाई एक्सिस है ना, ये यहाँ पे कौन से एक्सिस दिखा रहा है, वाई एक्सिस, ये कर्व जो है, रेखा जो है वो वाई एक्सिस टूवर्ड टू वाई एक्सिस क्या हो गया, बेंड हो गया, किसके वजह से, इसके वजह से, ये डिक्रीज होने के वजह से, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, ये आपका था, इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग। आपको ना शॉर्ट नोट्स आएगा, क्या आएगा मालूम है क्या, लेबर सप्लाई नहीं, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। सिर्फ एक क्वेश्चन, ये जो था ना, ये जो आपने पूरे 5-6 पॉइंट्स पढ़े ना एक्सेप्शन, वो सब नहीं आता, सिर्फ एक ही कोई पॉइंट आता है, एक ही पॉइंट आता है 4 या 5 मार्क्स के लिए, उसका नाम है
backward bending curve. So this curve is called backward bending curve. ये back हो गया ना, bend हो गया toward to y-axis. Why it has been bent? Because wage rate still increasing and labor supply decreasing. That's why this curve, after particular point, this curve is becoming bent and backward bend toward to y-axis. ये अपना ऐसा डायग्राम है, समझ में आया? अंडरस्टूड? नाउ जस्ट आपके पास किसी का बुक रहेगा तो एक डायग्राम निकालो, एक नोटबुक में लाया कि नहीं, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट पॉइंट भी बचा है, दैट आई विल फिनिश इट ऑफ दैट। एग्रीकल्चर को देखिए पॉइंट बाकी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। Everyone, please, online student also kindly please prepare this diagram. This diagram is called backward bending curve. Distance should be correct and perfect. You should not be take too high, too long. कोई छोटा कोई बड़ा मत, too small, too long मत लेना. Same distance maintain करना.
इसके अंदर जो वेरिएशन ऑफ सप्लाई वगैरह ना वो एक्सक्लूडेड है, इट इज नॉट कंसिडर इन द बोर्ड, नहीं तो फिर वो पढ़ते रहोगे घर पे. इट हैज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम. Anyone? कर्व देखो स्लोली स्लोली पहले अपवर्ड जा रहा है, बीच में सडनली वो बेंड हो रहा है ड्यू टू नंबर ऑफ सप्लाई डिक्रीज. इट्स डन. आ रहा है ना सबका बराबर डायग्राम दिख रहा है ना. पहले अपवर्ड जा रहा है धीरे 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 और सडनली वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है ड्यू टू रीजन लेबर सप्लाई डिक्रीज सडनली. लेट्स चलो हो गया ना. Now one more point is remaining, right? That's for agriculture goods, right? क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. टॉपिक एग्रीकल्चर गुड्स. चलो जिसका हुआ है देखो बाद में करो घर पे, नहीं हुआ. एग्रीकल्चर गुड्स, दिस पॉइंट इज अगेन नॉट एप्लीकेबल टू लॉ ऑफ सप्लाई. अच्छा ये पॉइंट भी एक्सेप्शन है सप्लाई से. हाँ एक्सेप्शन है तो प्रूफ करो. चलो एग्जांपल लेके प्रूफ करते हैं. ठीक है चलो. अपने पास सेलर है, ये सेलर है. पहले नॉर्मल बिहेवियर देखते हैं सेलर का, उसके बाद ये पॉइंट को एग्रीकल्चर में प्रूफ करता हूं. चलो अनिता ना गरिमा बराबर आप बैठे रहो. आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन. आप खेती करते हो, एग्रीकल्चर किसान फार्मर, शी इज द फार्मर. क्या प्रोड्यूस करते हो? एनी राइस व्हीट. ओके
शी इज प्रोड्यूसिंग wheat. She is producing wheat. चलो 2021 कितना प्रोड्यूस किया 1000 kg अज्यूम कर ले, बराबर, सब कुछ सही था. She has how much she has produced 1000 kg wheat. अब she will be sell more because she will get more price. ये नॉर्मल सिचुएशन. सप्लाई ज्यादा हुआ, रिप्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ. ये तेरा प्रोडक्शन है ना, वीट का प्रोडक्शन अच्छा हुआ खेती तेरा, यस और नो. प्रोडक्शन मोर, आप इसको 10,000 kg भी ले सकते हो, 1 लाख kg भी ले सकते हो, सब टू यू. आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल, राइट. उसका प्रोडक्शन 1000 kg हुआ, इसलिए उसका सप्लाई ज्यादा हुआ एट अ हायर प्राइस. दिस इज द मार्शल का थ्योरी. शी हैज सप्लाइड मोर एट अ हायर प्राइस, सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस, बिकॉज़ प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ था ना, इसलिए सप्लाई भी ज्यादा हुआ. अब मेरा वाला थ्योरी नाउ ये 2020 कर लेते हैं, 2021 पिक्चर में थोड़ा वेदर कंडीशन आएगा. वेदर कंडीशन पुअर, नो रेन, बारिश हुआ ही नहीं, बिकॉज रेन, मानसून इज डिपेंडिंग ऑफ रेन इज व्हाट, जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, इज डिपेंडिंग अपॉन द मानसून. इतना तो हम लोग बेसिक्स जानते हैं, यस नो. हमारा जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, खेती है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं अपने पास, और स्मॉल फार्मर, पुअर फार्मर के पास है ही नहीं. मे बी जो स्टोर करके रखते हैं पानी, वो बड़े बड़े रिच फार्मर रखते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग स्टोर करके रख सकते हैं. और जो पुअर फार्मर है, जो गांव का किसान है, उसका खेती तो बारिश के ऊपर होती है, यस और नो. तो अज्यूम कर लेते हैं बारिश हुआ नहीं, अज्यूम कर लेते हैं बारिश हुआ नहीं. सो शी हैज अनएबल टू प्रोड्यूस द व्हीट. जितना भी आया 100 kg प्रोड्यूस किया, तो शी कैन नॉट डू द मोर सप्लाई. कहां से सप्लाई बढ़ाएगी जबकि प्रोडक्शन ही नहीं है? पॉइंट अंडरस्टैंड? शी कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई एट अ हायर प्राइस. इफ शी, मैं बोल रहा हूं तेरे को, मैं 200 रुपए देता हूं, मेरे को 1000 किलो गेहूं दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है? प्रोडक्शन नहीं है, नो सप्लाई. तो एग्रीकल्चर गुड्स इज unable and are not applicable to law of supply, because agriculture goods is depending upon the monsoon, weather condition. If weather condition good, seller will supply more at a higher price. If weather condition is not good, seller cannot increase supply at a higher price. चाहकर भी तू नहीं बेच सकती, क्योंकि तेरे पास स्टॉक ही नहीं है सप्लाई करने के लिए. If you don't have a stock, then how you are increasing the supply? पॉइंट समझ में आया ना? बारिश ही नहीं हुआ है, मैंगो ही नहीं है, सर बारिश आया ही नहीं मैंगो, क्योंकि बरसात की वजह से, जो बीच में बारिश हुआ फरवरी में, उसकी वजह से सब खराब हो गए मैंगो. तो सप्लाई कहां से बढ़ेगा जबकि प्रोडक्शन ही नहीं है, क्योंकि पुअर वेदर कंडीशन. कौन समझ में आया? तो एग्रीकल्चर गुड्स इज अगेन नॉट एप्लीकेबल टू लॉ ऑफ सप्लाई. यू कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई एट अ हायर प्राइस. ऑल अंडरस्टूड? तो मुझे लगता है अपना जो क्वेश्चन था, जिसका नाम था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, इट्स टोटली कंप्लीटेड. पूरा 5 ही पॉइंट है ना उसके अंदर, लेकिन टेक्निकल पॉइंट से सारे, बराबर. तो सप्लाई का थ्योरी क्या था? मार्शल सेज दैट कि सप्लाई विल इंक्रीज एट हायर प्राइसेस, सप्लाई विल डिक्रीज एट लोअर प्राइसेस. बट वी हैव प्रूवन दैट दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल टू मेनी कंसर्न. तो 4-5 पॉइंट हम लोग ने देखा कि जहां पर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती. उसके अंदर हम लोग ने पहला पॉइंट देखा. फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? व्हेन द सेलर नीड अर्जेंट कैश, ही विल सप्लाई मोर एट अ लोअर प्राइसेस. जब मुझे पैसे की जरूरत है तो भाई मैं वेट नहीं करेगा ज्यादा दाम मिलने का, आई विल सेल एट अ लोअर प्राइसेस. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या था? पेरिशेबल गुड्स. दिस पॉइंट इज अगेन नॉट एप्लीकेबल टू लॉ ऑफ सप्लाई. Which one? Perishable goods. The example of perishable good: fruits, vegetable, milk, fish. You cannot store the goods for a longer period of time. That's why seller will be sell more at a lower price. Perishable goods cannot be stored at a longer period of time. लंबे समय तक उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए ज्यादा कम दाम पे ज्यादा सप्लाई करना पड़ता है. पॉइंट नंबर 3, रेयर गुड्स. So goods are unable, जैसे है ही नहीं पूरी दुनिया में एक ही चीज है. ये मार्कर मालूम है आपके? आप मेरे जेब में है, ये किसी के पास नहीं बेटा. हाँ एक ही है ये, यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन देगा नहीं.
ये पूरे दुनिया में एक ही मार्कर है, ये मेरे पास है, तो इसका सप्लाई कैसे बढ़ेगा जबकि पूरी दुनिया में एक ही चीज है। ये बहुत एंटीक है बेटा, बहुत संभाल के रखा है, देखो इसका कवर भी निकला हुआ है, मतलब बहुत मतलब केयर करता है। देखो एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही मार्कर, सो आई कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई, व्हाई, बिकॉज़ एक ही तो है, तो सप्लाई कैसे बढ़ेगा, राइट। सेम पॉइंट नंबर 4 क्या था, लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई तो डिटेल में देखा आपने, और अभी जो देखा एग्रीकल्चर, agriculture goods again is not applicable to law of supply, right? Why? Because agriculture is depending upon the weather conditions, that's why you cannot increase the supply at a higher price. खेती हुआ, प्रोडक्शन हुआ तभी तो सप्लाई होगा, अरे खेती नहीं हुए, व्हीट ही नहीं प्रोड्यूस हुआ है तो सप्लाई कहां से बढ़ेगा। अंडरस्टूड, वाइंड अप, थैंक यू।